आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जापान के धम्माशोक यानी कि शोतोकू वैसे एक कुमार है और ये कुमार उपराज बने हैं, लेकिन राजगद्दी पर बैठी है उनकी चाची। बावजूद इसके जापान में जब ये शोतोकू का राजकाल चल रहा है, इस समय में शोतोकू ये पूरे राजकारभार को स्वयं ही संभाल रहे हैं। चाची रानी है, लेकिन राजकारभार चला रहे हैं शोतोकू। हमने पिछली कड़ी में देखा कि शोतोकू ने अपने राज्य से मतलब जापान से कुछ छात्रों को और कुछ भिक्षुओं को चीन और कोरिया भेज दिया अध्ययन के लिए कि वहां बुद्ध धम्म किस तरह से लोगों के मन में बैठा है, लोग कैसे प्रैक्टिसिंग करते हैं, लोगों को सिखाने समझाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से ये सारा अध्ययन करके ये सब जब लौट आए तो जापान लौटने पर ये सिर्फ अध्ययन करके ही नहीं लौट आए, बल्कि वहाँ से ये शिल्पी ले आए, कुम्हार ले आए, लोहार ले आए, सुतार ले आए, कुछ कलाकार ले आए, कुछ साहित्य के भी शिल्पी ले आए। तो ऐसे सब लोगों को लाकर फिर नए सिरे से जापान में साहित्य की निर्मिति, शिल्पों की निर्मिति ये शोतोकू कराना चाहते थे। अभी इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। अब देखिए कि शोतोकू ये बहुमुखी प्रतिभा रखते थे। शोतोकू की ये विशेषता थी। वे यदि उनको ये कहा जाए कि वे जापान के भाग्य विधाता थे तो ये बात गलत नहीं हो सकती। ईस्वी सन 604 में उन्होंने जापान का 17 धाराओं का पहला विधान बनवाया, जो आज भी जापान के सबसे बड़े अभिमान की वस्तु है। और उसमें एक स्थान पर वे कहते हैं, एक जापान में 17 धाराओं का एक विधान उन्होंने बनाया। ये आज भी जापान के लिए बड़े सम्मान का विधान है। इसमें वे कहते हैं कि मतभेद होने पर भी हमें चीढ़ना नहीं चाहिए। ये लोगों का एक सामान्य स्वभाव होता है कि थोड़े कोई मतभेद हो जाए तो लोग चिढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि मतभेद होने पर भी हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। हर एक आदमी के पास अपना दिमाग होता है और हर एक दिमाग अपना विशेष झुकाव भी रखता है। हर एक की अपनी यह स्थिति होती है कि हर एक के पास में अपनी सोच समझ की शक्ति होती है, लेकिन बावजूद इसके हर एक का अपना किसी एक तरफ झुकाव भी होता है। मतलब वो किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी धारणा को, किसी ना किसी मान्यता को स्वीकार करने वाला होता है। हो सकता है कि एक की दृष्टि में जो उचित है वो दूसरे की दृष्टि में अनुचित हो। यह संभव है कि जो किसी एक को अच्छा लगता है वो किसी दूसरे को बुरा भी लग सकता है। हम लोग न निभ्रांत ऋषि हैं और ना ही वज्र मूर्ख है, तो फिर हम सभी साधारण मनुष्य हैं। और एक दूसरी धारा में वे लिखते हैं, ये पहली बात जो उन्होंने समझाने के लिए बताई कि एक दूसरे पर चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सहिष्णुता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर एक की बात हर एक को पटे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब एक दूसरे से लड़ते रहें। ऐसा उसका बिल्कुल कतई मतलब नहीं है, वरना हम एक राष्ट्र नहीं बन सकते। जापान को निर्माण करते हुए शोतोकू ने इस बात का विशेष ख्याल रखा है। दूसरी धारा में वे कहते हैं कि हृदय से तीनों रत्नों का सम्मान करें। तीनों रत्न मतलब 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। इन तीनों रत्नों की शरण में जाएं। 3 रत्न सभी प्राणियों के शरण्य और सभी मनुष्यों के परम श्रद्धा भाजन है। तो तीनों रत्नों के प्रति यानी कि बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा रखनी होगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये एक योग्य शरण है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो उन्हें एकदम भुला दे सके? बिल्कुल ही दुष्ट व्यक्ति बहुत कम होते हैं। हर एक पुरुष इसको अनुभव करेगा। शोतोकू कहते हैं कि हर एक व्यक्ति इसको अनुभव करेगा कि संसार में सब के सब लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोग तो अच्छे हैं। और फिर अगर हम सबको बुरा मानने लगेंगे, अपने आसपास के सबको, तो फिर तो ये संसार ही बुरा हो जाएगा और फिर रहने लायक ही ना बचेगा।
तो ऐसा नहीं। फिर वे आगे कहते हैं कि हर एक पुरुष इस सत्य को अनुभव करेगा कि हर कोई व्यक्ति या फिर सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते, किसी में ना किसी में थोड़ा सा ना थोड़ा सा दोष होगा। उसे यथार्थ रूप से यह बतलाया जाए प्रत्येक को, और बिना 3 रत्नों की सहायता के भला कौन बुराई दूर की जा सकती है। 3 रत्नों की सहायता के बगैर, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ के बगैर क्या कोई बुराई दूर की जा सकती है। राज्य मंत्री या राज्य अधिकारी के कर्तव्य के संबंध में प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्तिगत लाभ, देखिए ये अधिकारियों के लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके राज्य के, उसके लिए शोतोकु यह आदेश लिखते हैं कि व्यक्तिगत लाभ एवं व्यक्तिगत बातों से विमुख होकर सार्वजनिक कामों में लगना यह राजमंत्री का मार्ग है। व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, सार्वजनिक लाभ के लिए, सार्वजनिक हितों के कामों में लगे रहना, यही राज्य के मंत्री का मार्ग है। 12वीं और 15वीं धारा में वे लगान के संबंध में राज्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, जो किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है। शासित पक्ष और शासक पक्ष को परस्पर अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने बुद्ध धम्म को माध्यम बनाया। जो शासित है वो और जो शासक है वो, इन दोनों पक्षों के लिए, मतलब इन दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाने के लिए उन्होंने बुद्ध धम्म को एक माध्यम बनाया। वे चाहते थे कि जापान की जाति एक हो और आपस में किसी तरह का भेदभाव ना रहे। भेदभाव होना या भेदभाव करना ये एक स्वाभाविक हिस्से का भी, स्वाभाविकता का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन जापान के शोतोकु, इनकी मान्यता है कि आपस में किसी भी तरह का, प्रत्येक नागरिक के बीच किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। और उपराज शोतोकु कोरे आदर्शवादी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये जो कुछ लिखा ये सब आदर्श है, लेकिन वे कोरे आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने अशिक्षित देश बांधवों को शिक्षित कराया, उनको शिक्षा दी। नाना वंशों द्वारा अलग अलग सरदारियों में विभक्त जापान को उन्होंने एकता के सूत्र में बांधा। कई सरदारियों में कबीले का ही वो संसार था, जिसमें लोग कबीलों में ही रहते थे, तो कबीलों के सरदार भी हुआ करते थे। लेकिन ये सरदारों में बटी हुई जो पूरे जापान की व्यवस्था थी, उसे उन्होंने एक कराया और उसे एक सूत्र में बांधा, एक राष्ट्र के रूप में। और उन्होंने इस कार्य के लिए शिक्षण संस्था, चिकित्सालय और दूसरे मार्ग भी खोजे, जो कि नैतिकता की शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से शोतोकु ने पूरे जापान को एक कराने की कोशिश की। हम शोतोकु की जो जानकारी है उनके राजकाज की, वो इस समय आज की बात के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जो पुस्तक हमारे हाथ में है, ये दरअसल एक संशोधन है। ये संशोधन डॉक्टर भदंत सावंगी मेधनकर जी का है। हम इस बात में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये वक्त पूरा होता है। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।